हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? रेडियो एक्टिविटी और दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स लग रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में, वो कैसी लग रही है। तो ये हमारा एटम में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस बना होता है ये किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये बाइंड होते हैं किससे? न्यूक्लियर फोर्स से। और न्यूक्लियर फोर्स की सेकेंड प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये कभी भी नॉन सेंट्रल होती है, यानी कि सेंट्रल नहीं होगी, नॉन सेंट्रल होगी। नॉन सेंट्रल इसलिए होती है, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास सेंटर की तरफ लगे। जैसे कूलम फोर्स आप पढ़ते हो, कूलम फोर्स में पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? सेंटर की तरफ हमारी फोर्स लगती है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा हमारे पास होती है न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। कैसी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारी कूलम्स लॉ थी, कूलम्स लॉ में कूलम फोर्स पड़ी थी, उससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा पास पास भी होते हैं और क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। क्योंकि हमें पता है जो हमारा एटम न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻12 के अराउंड होता है। 10⁻⁻12 कितनी छोटी क्वांटिटी है वो आप भी समझ सकते हो। तो उसमें जो फोर्स लग रही है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। दूसरा आप बोल सकते हो कि चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, सॉरी। तो न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब दोनों के पास में एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे चार्ज ही नहीं है, तो इस पे भी डिपेंड ये नहीं कर रहा। तो ये हमारी कुछ क्या थी? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास जो आइसोटोन्स, आइसोबार, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो वो क्या होते हैं? सबसे पहले जो हमारे टर्म आती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। बात कर सकते हो आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, ये 1 और 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उसके बाद आइसोबार्स आप कंसिडर कर सकते हो। आइसोबार्स कौन से होते हैं? जिसमें क्या होगा? हमारे पास सेम मास नंबर और हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, जैसे नियॉन का 1022 भी हम कंसिडर करते हैं और 1122 भी हम लेते हैं। तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। दूसरा आपके पास हो सकता है इसका आइसोटोन्स। आइसोटोन में क्या होता है? हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास सेम रहने वाले हैं। तो ये आपकी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आती है न्यूक्लियस की डेंसिटी। क्योंकि किसी भी चीज अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल है तो स्फेरिकल है तो उसके लिए क्या होगी? हमारे पास डेंसिटी होगी। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो किस ऑर्डर की होती है? 10⁻17। ठीक है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना किलोग्राम और मीटर क्यूब में है, क्योंकि यूनिट मैटर करेंगी कि ग्राम में है या सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमारी बात होती है किसकी? डेंसिटी की। न्यूक्लियस की रेडियस भी होगी।
न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। क्या होती है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इसमें जो r नॉट होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 फर्मी मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 में इसका आंसर होगा। ए आपके पास क्या होता है यहाँ पे, मास नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना है। अब जो न्यूक्लियस है उसकी जो शेप है वो कैसी है, क्योंकि रेडियस अगर कंसीडर किया तो न्यूक्लियस कैसा होगा, स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। प्रॉपर्टी भी आपने कंसीडर कर ली, शॉर्ट रेंज। सेकंड आप बोल सकते हो नॉन सेंट्रल। थर्ड चार्ज इंडिपेंडेंट, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ आपने पढ़ी है स्पिन डिपेंडेंट होता है भाई, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसकी जो स्पिन होती है हमारे पास वो प्लस हाफ होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसकी माइनस हाफ रहेगी, तो इसीलिए ये स्पिन डिपेंडेंट रहती है। चार्ज इंडिपेंडेंट रहेगी, नॉन सेंट्रल है, शॉर्ट रेंज है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रेडियो एक्टिविटी, जो कि न्यूक्लियस की मेन प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर एलिमेंट वहाँ पे रखते हैं तो वो क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव, यानी कि जो लाइट होती है उसको एमिट करेंगे। आपने जो नॉर्मल एग्जांपल पढ़ा होगा यूरेनियम का 92-238 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो जो यूरेनियम है वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव होता है। और मान लिया ये किसमें, क्रिप्टॉन और बेरियम, इसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है और हमारे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ऐसी रिएक्शन आपने की भी होगी। तो रेडियो एक्टिव हमारे पास 3 टाइप की होती है। ये सबसे पहली हमारे पास आती है अल्फा रेस, फिर आती है बीटा और देन आती है गामा रेस। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास जो कि मेन है इसका न्यूक्लियस की यूनिट का। तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज है तो पार्टिकल कौन सा निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। और बीटा में 3 टाइप के होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक में पॉजिट्रॉन निकलता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर की होती है। तो ये 3 पार्ट हम पढ़ेंगे बीटा में। गामा में सिर्फ क्या होता है, जो अल्फा और बीटा में जो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में गया था वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट में आता है, तो यहाँ पे हाई एनर्जी की रेज निकलेंगी बस। ठीक है, तो हमारा जो मेन है वो है अल्फा और बीटा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो अल्फा रेज होती हैं, अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा रेज को एमिट करेगा। और चार्ज कौन सा होता है इसके ऊपर, पॉजिटिव। चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, हीलियम का न्यूक्लियस होगा। हीलियम का कितने पे आता है, 2 पे, 4 इसका मास नंबर। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसको अब क्या होना है, रेडियो एक्टिव होना है। तो ये क्या करेगा, डॉटर न्यूक्लियस में जाएगा। डॉटर न्यूक्लियस कैसे बनेगा वो देख लो। हमारे पास जो Z है वो डिक्रीज होगा 2 नंबर से, यानी कि Z-2, और जो मास नंबर होगा वो डिक्रीज होगा 4 से, तो हो जाएगा हमारे पास A-4 और यहाँ पे हमारा निकल गया अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारे पास इसकी रिएक्शन होती है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल हो गया। हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसमें डॉटर न्यूक्लियस में क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 2 के फैक्टर से डिक्रीज होता है और जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज होगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है जब भी एग्जाम में हो।
उसके बाद आप बीटा की बोल सकते हो कि बीटा पार्टिकल दो टाइप के होंगे, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन आप पढ़ोगे और दूसरा पढ़ोगे पॉजिट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है, दोनों का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है। तो सबसे पहले एक तो आता है बीटा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो इसीलिए नेगेटिव रेडिएट करेगा। रिएक्शन देखो ZA, इसको डिक्रीज होना है, अब किसमें रेडियो एक्टिव होना है तो Y में चेंज होगा Z+1A, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो गया और साथ में आएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का भी एंटी न्यूट्रिनो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो रिमूव होगा। उसके बाद बीटा पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, जो ZXA है वो रिड्यूस होता है Z-1A, प्लस में हमारा पॉजिट्रॉन निकलेगा और साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पार्ट होते हैं किसके, बीटा रेज के। उसके बाद एक और थर्ड पार्ट होता है इसका, कौन सा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि हमारा मान लिया ये कोई प्रोटॉन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और हमारे पास क्या देगा, न्यूट्रॉन और प्लस में न्यूट्रिनो। तो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन जो गया है वो कन्वर्ट होगा हमारा न्यूट्रॉन में। तो ऐसे ही हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। तो ये हमारे पास तीन पार्ट हैं किसके, बीटा रेज के। अल्फा पार्टिकल आपको पता चल गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है गामा रेज का। गामा रे में क्या होता है, अब जो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकले हैं वो कहाँ होंगे, एक्साइटेड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियस अब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आपके हाई एनर्जी के फोटोन को रिलीज करेगा। फोटोन क्या होता है, लाइट ही होती है, जो कि आप डी ब्रोगली में पढ़ते भी हो। तो फोटोन क्या होगा, एच न्यू फ्रीक्वेंसी से वो रिमूव होगा और हाई एनर्जी की क्या होंगी, ये रेज होंगी। तो गामा रेज में सिर्फ हमें ये पढ़ना होता है कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिव होते हुए एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके थे, वो अब कहाँ पे आएगा, ये ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में जैसे ही आएगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगी ग्राउंड स्टेट से। तो जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है यानी कि डेल्टा ई, वो डेल्टा ई किसके टर्म में निकलेगी, हमारे पास फोटॉन्स, जो कि क्या होते हैं, पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था हमारे पास गामा रेज का। एक टर्म आती है आपके पास क्यू वैल्यू, कि आपके पास इतनी सारी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शन को देखने से आपको ये पता चलना चाहिए कि जो वो रिएक्शन हो रही है उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है या उससे मिल रही है। तो हमारे पास ये दो टाइप की हो जाएंगी, एक्सोथर्मिक, और सेकंड आपके पास हो जाती है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये दो टाइप की हमारे पास एनर्जी है। अब जो एंडोथर्मिक है उसमें Q की वैल्यू लेस देन 0 होती है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ग्रेटर देन 0। लेकिन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो होती कौन सी है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ये रिलीज करेगा। लेकिन जो हमारे पास एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में आपके पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए आपके पास एनर्जी पहले से होनी चाहिए। वो रिएक्शन तब तक नहीं चलेगी जब तक मान लिया किसी रिएक्शन को होने के लिए 10 मेगावोल्ट की क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब तक आप इस एनर्जी को उसको नहीं दोगे तब तक वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, मान लिया आपके पास बैरियर कितने का है, 10 मेगावोल्ट का है, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है आपके पास वो 15 मेगावोल्ट है। तो इसीलिए जो एक्सेस एनर्जी 5 मेगावोल्ट की है वो आपके पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, जिसको हम किसी भी अदर प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी Q वैल्यू। दूसरा आपके पास यहाँ पे आता है, जो हमने अल्फा रेज पढ़ी है, उस अल्फा रेज में जो हमारा हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है या फिर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो अल्फा पार्टिकल है इसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितनी होती है, Q A-4 डिवाइड में A। तो यहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, कितनी एनर्जी वो लेके निकलेगा, वो है Q वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये है हमारा मास नंबर, जो भी आपका एलिमेंट क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव हो रहा है, और ये भी आपका है मास नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि A-4 है, ये है डॉटर न्यूक्लियस का, जो कि हमारा रिजल्टेंट आया है आफ्टर रेडियो एक्टिविटी, उसका ये मास नंबर है, और जो नीचे वाला है वो है एलिमेंट का। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको। अब जो दूसरी चीज आती है वो क्या आती है कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलता है उसकी एनर्जी की सोल्डर की होती है 5.4 मेगावोल्ट की, लेकिन हमें जो मान लिया ये न्यूक्लियस था, ये ऑर्बिट थे, तो इस न्यूक्लियर के जो ये बैरियर है, इस दीवार को क्रॉस करने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहिए, 26 मेगावोल्ट। अब उसकी खुद की एनर्जी 5.4 है और उसे क्रॉस कितने की करनी है, 26 की, तो वो क्रॉस कैसे करेगा, तो क्लासिकली ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्लासिकली हम बोल सकते हैं कि जो ये रीजन होगा आउटसाइड वाला वो फॉरबिडन होगा। लेकिन अगर क्वांटम की बात करें, क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास क्या होता है, जो ये पार्टिकल होता है इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये इसको क्रॉस कर सके, यानी कि क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, मान लिया ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो यहाँ से अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, वेव लाइक, और वेव की इतनी टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेगी, वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकली ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल है और क्लासिकली नहीं है। उसके बाद आपका जो आता है बीटा रेस। बीटा रेस में जो एनर्जी होती है वो जैसे हमने किया था कि ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या था, डॉटर न्यूक्लियस था। अब यहाँ से अगर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव हो रहा है, रेडियो एक्टिव होने के बाद उसकी एनर्जी क्या होगी, इसमें आएगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, वो हमारा किसका होना चाहिए, बीटा पार्टिकल का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है उसकी एनर्जी उतनी नहीं होती जितनी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी में डिफरेंस आता है, और इसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिनो आया था, न्यूट्रिनो का केस हम इसीलिए कंसीडर करते हैं, जो न्यूट्रिनो होता है इसकी जो स्पिन होती है वो हाफ होती है,
लेकिन इसका मास 0 होगा, चार्ज 0 होगा, ना इसका कोई एटॉमिक नंबर होगा। ये हमारे पास क्या है, एक जस्ट पार्टिकल है जो कि बीटा रेज या बीटा पार्टिकल की जो रेडियो एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। इसका मोमेंटम भी ये कंजर्व करेगा और एनर्जी को भी कंजर्व करेगा। तो न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज थी वो इतनी ही थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आगे जो इसकी रेडियो एक्टिविटी के बाद जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए